नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हिमाचल प्रदेश में कल 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां पूरी कर जा चुकी हैं। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया गया है, तो वही मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और ऐसे में अब अंतिम तैयारियों को भी रूप दिया जा रहा है। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल देश भर में 13 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश की भी 3 सीटों पर कल मतदान होगा। हमीरपुर से हमारे सहयोगी अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरीके की तैयारियां हमीरपुर में की गई हैं? जी बिल्कुल सही। कल जो है उपचुनाव जो होने जा रहा है हमीरपुर में, और जो प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर में जो है कुल जो है 94 जो पोलिंग बूथ है, जहां पर जो है कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशन पर जो है आज भेजा जा चुका है और प्रशासन द्वारा जो है लगभग तैयारियां पूरी कर दी गई है। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव प्रचार प्रसार भी जमकर किया गया, लेकिन अब जनता के मन में कल होने वाले मतदान को लेकर के किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो हमीरपुर की जनता है उपचुनाव को लेकर जो है उनमें काफी उत्साह जो है देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उपचुनाव हमीरपुर में जो है बड़ा ही दिलचस्प रहा है। तमाम जो कांग्रेस के नेता और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हर कोई जो है अपनी जोर आजमाइश कर रहा था। आपको बता दें कि हमीरपुर में जो है जहां कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर मुकेश अग्निहोत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उन्होंने जमकर यहाँ जो है प्रचार किया है और अपने लिए वोट की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के जो है तमाम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर और दूसरे जो अन्य लीडर थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अपने पक्ष में चुनाव की लोगों से अपील कर रहे थे। आपको बता दें कि लोगों में जो है ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प है और लोग जो है इस चुनाव को लेकर जो है काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अभी जो प्रदेश सरकार है उनके कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का समय हुआ है और ऐसे में अब इन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जनता के मन में इस बार किस तरीके की जो भावनाएं हैं वो आप देख पा रहे हैं? जनता का मन क्या है? बिल्कुल, हमीरपुर की जनता का जो हमने अगर लोगों से बातचीत की है तो उनका मांग टटोलने की बात की है। तो उन्होंने यही कहा है कि जहां सरकार के साथ चलने की बात जो है लोग जो है इस चुनाव में कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो सुजानपुर का पीछे उपचुनाव हुआ था वहां पर जो है कांग्रेस ने जो है सीट जो है हासिल की है हमीरपुर से। भाई दूसरी तरफ जो बस्तर में उपचुनाव हुआ था वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो ये उपचुनाव हुआ है निर्दलीय जो विधायक छोड़कर गए थे और भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों से जब हमने बातचीत की तो लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं इस उपचुनाव में। जी बिल्कुल, और खास तौर पर बात की जाए तो हमीरपुर के जो मतदान केंद्र है वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? मानसून का समय है, बारिश का कोई अनुमान ऐसे में नहीं लगाया जाता, कभी भी बारिश हो जाती है, तो किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, जो मतदान केंद्र है वहां पर जो है अगर ज्यादा जो मतदाता पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो है टैंक इत्यादि बचाने की पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है ताकि लोगों को जो है बारिश से बचाया जा सके। और आपको बता दें कि हमीरपुर में जो है उपचुनाव में जो हो रहा है यहाँ पर जो है 2 स्टेशन ऐसे बनाए गए जहां पर महिला ही कर्मचारी तैनात रहेंगी और महिला कर्मचारी भी लोगों से पोलिंग करवाएंगे। इस तरह की जो तैयारियां हैं पूरी तरह से जो है प्रशासन द्वारा की गई है। मानसून को ध्यान में रखते हुए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिल्कुल अशोक, और खासतौर पर प्रशासन द्वारा लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है मतदान के लिए, क्योंकि बारिश का समय और ऐसे में लोग परहेज करते हैं, अगर बारिश रहे तो घरों से निकलने में भी लोग परहेज करते हैं। लोगों को किस तरीके से मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासन द्वारा जो है पहले लोगों को काफी जागरूक किया जा चुका है इस बारे में कि जो बुजुर्ग हैं उनको भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए या पहले ही प्रशासन ने जो है जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं
मतदान जो है घर में ही करवा दिया है पहले ही। और जो बीते के जो लोग हैं अगर बारिश में नहीं पहुंच पाते हैं तो जो प्रशासन है जहां तक गाड़ियां जाने की संभव होगा वहां तक गाड़ियां पहुंचाई जाएंगी जी। और पूरी तरह से जो है बिल्कुल अशोक, तो कुल मिलाकर के प्रशासन की पूरी तैयारियां वहां पर देखी जा रही है और अब कल जब मतदान शुरू होगा उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जनता के मन में उत्साह है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो नालागढ़, देहरा और हमीरपुर सीट पर कल विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और जनता को भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। अब इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदेश की 3 बाईपोल कल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल होती हुई नजर आई हैं, कितना आश्वस्त है जीत के लिए और कांग्रेस भी तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है? तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा हम जीतेंगे। कांग्रेस ने तो दावे ये भी किए थे कि चारों लोकसभा की सीटें जीतेंगे, लेकिन चारों सीटें हारे हैं। वो मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए और 10 मंत्री अपने अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए और इसलिए जनादेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विरोध में है अगर हम कुल मिलाकर के देखें इस लोकसभा के चुनाव में। लेकिन फिर भी वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 चुनावों में, क्योंकि ये 3 चुनाव उन्हें लोकसभा के चुनाव के साथ होने नहीं दिए। बाद में ये चुनाव हो रहे हैं और पूरा सरकार इनको दबाव में लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा भरोसा है उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के साथ में जो बाईपोल हुए थे, कांग्रेस उसको अपने तरीके से देख रही है, आप लोकसभा चुनाव को अपने तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 में से 4 सीटें वो जीतते हुए वहां पर जो है नजर आए थे। इस बार कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है 3 सीटें जीतना? तो उनको इस बात को भी समझना चाहिए 6 की 6 कांग्रेस की थी, 2 कांग्रेस से हमने छीनी है और 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर जनमत की अगर बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो चारों लोकसभा जीते हैं। तो ऐसे में सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता कांग्रेस के खिलाफ हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे। सर, मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनावी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उनका बयान भी आया है कि विधायक जिताई और साथ में मुख्यमंत्री भी जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा कि कोई मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि एक तो लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद की पराकाष्ठा है ये। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री कहीं जा ही नहीं पाए, क्योंकि मुकाबला इतना रोचक है वहां पर और चुनाव का परिणाम जो होगा सो होगा, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री डरे हुए कि कहीं पत्नी ना हार जाए और इस कारण से वहीं बैठे हैं। 1 हफ्ते से वहीं बैठे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, जिताएंगे। सर, चुनाव के तरह एक सवाल, बारिश लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अभी भी चुनौतियां जो है लोगों के सामने कई प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आप किस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय में। सरकार को हिमाचल के सारी बारिश की चिंता, बारिश के कारण नुकसान की चिंता का तो कोई विषय ही नहीं उनके लिए। जहां जो मरता है मरे, जीता है जिए, वो तो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, रास्ते टूटे हैं तो टूटे हैं, घर टूटे हैं तो टूटे हैं। केंद्र से राहत भेजने के बावजूद भी लोगों तक वो राहत नहीं पहुंच पाई है। ये तो स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन मैं अभी तो यही कहूंगा कि अभी जो चुनाव में
वो आज की तारीख में जिस तरह से लगे हुए हैं, इसमें भी उनको बहुत सफलता होने की संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन चुनावों में जीतेगी। जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे अब विभाग की ओर से सख्ती से लागू किया जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में सेब के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ लोग जो है एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कल पराला का जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई जो है एक उसको जो ज़्यादा ही मतलब इन्होंने तूल दे दिया है, जबकि कोई इस किस्म की बात वहाँ नहीं हुई है। ये फैसला गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी में नहीं किया, बड़े मतलब पूरे जो बागवान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद, और बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया जाए, और उसी के तहत जो है यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन हुआ। परंतु बीच में कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं यूनिवर्सल कार्टन के द्वारा जो है एप्पल का पैकेजिंग हो, वो लोग मंडी में आकर, आप देखिए कल के उसमें अगर आप वहाँ की सच्चाई जानेंगे तो वहाँ 4-5 लोग आकर जो है हल्ला गुल्ला करने बैठे थे। और जब हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो हमने कहा था कि जो हमारे जो नाशपाती का सीजन चला हुआ है, तो नाशपाती के लिए तो कोई भी किसी भी पैकेज में लाने की छूट है, पर नाशपाती जो है बाय वेट ही जाना है। फलों के लिए जो है कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि सभी वेट बाय वेट जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लाएंगे, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं थी। पर कुछ लोग जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है टेलीस्कोपिक में जो है एप्पल लाने दिया जाए, जो कि नियम के खिलाफ है। और यूनिवर्सल कार्टन आज जगह जगह पे उपलब्ध है, और हमने जो है मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एचपीएमसी के द्वारा जो है ये यूनिवर्सल कार्टन जो है बहुत सारे जगह पर आपके सेल सेंटरों में उपलब्ध भी करा दिया है। सख्ती से कानून को, नियम को लागू किया तो सब कुछ ठीक लाइन पे आ गया। तो अभी भी लोगों को जो है भ्रमित करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जो बागवानों के हित में नहीं है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, होशियार सिंह का सुखू सरकार पर बड़ा आरोप। ये जानकारी आपको बता रही, जहां सिविल ड्रेस में सुखू सरकार ने पुलिस लगाई है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। एक्सपोज हुआ सत्ता का दुरुपयोग, ये भी उनका कहना है। तो मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो होशियार सिंह का ये सुखू सरकार पर आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां होशियार सिंह द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता का सरकार का दुरुपयोग करना एक्सपोज हुआ है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस दौरान वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती कर रही है, एक्सपोज हुआ सत्ता का दुरुपयोग, ये भी उनका कहना है। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उन्होंने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल ड्रेस में सुक्खू सरकार ने पुलिस लगाई है, एक्सपोज किया गया है सत्ता का दुरुपयोग। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें मिल गई हैं, जिस वजह से इतने उत्साहित और उत्तेजित हो गए हैं कि वो अपना संतुलन ही खो बैठे हैं। तो वही उन्होंने कहा कि मणिपुर की परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, राहुल गांधी मैं देख रहा हूं कि एकदम जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को कुछ सीट मिल गए और उसके कारण इतने उत्साहित हो गए हैं, इतने उत्तेजित हो गए हैं, वो संतुलन खो बैठे हैं।
मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस तरह से उछल कूद में सारी चीजों को लेकर के जो बातें वो कह रहे हैं, मणिपुर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में क्या होता रहा, कितने लोगों की हत्याएं हुई, और वहां की सारी परिस्थिति के लिए अगर जिम्मेवार अगर है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस का नेतृत्व हो रहा है। कितने समय से वहां पर टर्मोइल चलता रहा, कितने समय से वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी कि नॉर्थ ईस्ट में जीना मुश्किल हो गया तो लोगों का। अगर आज वहां पर शांति है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, और जहां मणिपुर के बारे में कह रहे हैं, सरकार बहुत गंभीरता से, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी गंभीरता से उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी और निश्चित रूप से ठीक होकर के रहेंगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा तबाह किया है, डिस्टर्ब किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो लंबे समय तक सत्ता में रही उस दौरान हुआ है। शहीद हवलदार रोहित कुमार नेगी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तरंडा लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो वहीं उनके पार्थिव शरीर पर राजकीय सम्मान के साथ प्रशासनिक अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने पुष्प अर्पित किए। बता दें कि शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शरीर 1 साल बाद अपने घर तरांडा पहुंचा है। वो ड्यूटी के दौरान कश्मीर सीमा के हिमखंड में दबे हुए थे, जिसके बाद 1 साल बाद उनके शव को सेना के जवानों ने खोज निकाला है। बीते साल की तरह इस साल भी मानसून की बारिश आम लोगों की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल शिमला के लोकल बस स्टैंड में गुरुद्वारे के नजदीक भूस्खलन हुआ है। यहां एक नई पार्किंग बनाने का काम चल रहा था, इसी के चलते यहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की वजह से आधी सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में यहां ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई है। फिलहाल सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक का ही संचालन हो पा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और पार्किंग का निर्माण कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर पता नहीं अचानक ये, मुझे नहीं लगता कि बरसात में शायद बंद किया हुआ था काम, ये एकदम क्यों तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी तो इसको बरसात में बंद किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ठेकेदार ने क्यों कार्य शुरू कर दिया। चंबा जिले में बीती रात भारी बारिश हुई और जिस वजह से चंबा तीसा मुख्य मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। तो वहीं लोक निर्माण विभाग सड़क बहाली के काम में जुट चुका है, जिससे लोगों को सड़क संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चंबा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मार्ग को बहाल करने के लिए लगातार राहत कार्य जारी है और ऐसे में चंबा तीसा मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं जो कि फिलहाल मलबे के चलते बंद हो चुका है। देश भर में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ किसानों ने खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दी है। लेकिन क्या आपने कभी देवी देवता के सामने ग्रामीणों को खेतों में धान की बुआई करते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको हिमाचल के खेतों में देवी देवताओं की ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। देवभूमि कुल्लू की अद्भुत देव परंपरा। देवलुओं संग देवता भी करते हैं धान की रोपाई। कीचड़ में देवता संग कुल्लवी नाटी। देवता से ग्रामीण लेते हैं आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर कण कण में देवी देवताओं का वास है। वहीं लोग आज भी देवी देवताओं पर अपनी श्रद्धा बनाए रखे हुए हैं। हिमाचल में अगर कोई शादी समारोह हो या कोई अन्य धार्मिक कार्य तो
तो उसके लिए पहले देवी देवताओं की अनुमति ली जाती है ताकि वे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इतना ही नहीं, प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर खेतों में फसल की बिजाई भी करनी हो तो देवता को पहले खेत पर लाया जाता है और उनके आशीर्वाद के बाद ही बिजाई को शुरू किया जाता है ताकि उस फसल से किसानों को फायदा मिल सके। ऐसी ही परंपरा जिला कुल्लू की सेंज घाटी में आज भी निभाई जाती है, जहां पर बरसात के मौसम में लोग अपने खेतों में धान की रोपाई करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं ताकि धान की फसल बेहतर हो सके। जिला कुल्लू की सेंज घाटी के देहुरी, रोपा, कटा, सपांगनी सहित अन्य गांव में आज भी ये परंपरा कायम है। इन गांव में बरसात के मौसम में जब भी ग्रामीणों की ओर से खेतों में धान की रोपाई की जाती है तो सबसे पहले अपने अपने ग्राम देवता का आशीर्वाद लिया जाता है। महिलाएं धान की रोपाई के लिए पानी से लबालब भरे खेत में खड़ी हो जाती हैं और ग्रामीण देवताओं को ढोल नगाड़ों की थाप पर खेतों तक लाते हैं। इसके बाद महिलाओं की ओर से देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं देवता भी धान की रोपाई के दौरान खेत में मौजूद रहते हैं और पूरा कार्य उनकी देखरेख में संपन्न किया जाता है। धान की रोपाई खत्म होने के बाद सभी आपस में कीचड़ से भी खूब खेलते हैं और देवता के साथ कुल्लूवी नाटी का भी आयोजन किया जाता है। सेंज घाटी के ग्रामीणों का कहना है कि पुराने समय में पानी की काफी समस्या होती थी, तो ग्रामीण नालों का पानी किसी तरह से अपने खेतों में एकत्र करते थे ताकि धान की रोपाई हो सके। अब ऐसे में इतनी मेहनत के बाद देवता को भी खेत में लाया जाता था और देवता से प्रार्थना की जाती थी कि देवता, ग्रामीणों ने इस पानी को एकत्र करने के लिए कड़ी मेहनत की है, आपके आशीर्वाद से अब इस खेत में धान की रोपाई की जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों की मेहनत बेकार ना हो, इसके लिए देवता उन पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं और धान की फसल बेहतर होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। हालांकि आज पानी की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन धान की रोपाई के दौरान देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने की परंपरा बरकरार बनी हुई है। ऐसे में सेंज घाटी के कई गांव में आजकल ये दृश्य देखने को मिल रहा है।